हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग्स विद तानी। आज हम करने वाले हैं पावर शेयरिंग, जो क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर आगे आने वाले सभी टॉपिक्स के लिए और चैप्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, पावर शेयरिंग। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये ज़रूरी ही क्यों है, हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, वाई इज़ इट डिज़ायरेबल। सो पावर शेयरिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन डाइवर्स सोसाइटीज़। आपको पता होगा कि इंडिया खुद एक डाइवर्स सोसाइटी है। यहाँ पर आपको रीजनल, लिंग्विस्टिक, एथनिक, कल्चरल एंड डाइवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो उनको बनाए रखने के लिए, उसमें पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप एंड इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सो दैट everyone is represented, every community is represented, and it is also to prevent social divisions from turning violent. Okay, so when power sharing is equal in nature, then it ensures the equality, जिसके वजह से violence नहीं होता and conflicts also reduce. So the moral reason is of course to promote equality and the right of representation. तो इस चैप्टर में दो मेन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में मेन कॉमन हम कह सकते हैं कॉमन जो एरिया है वो क्या है? द कॉमन एरिया इज़ द डाइवर्सिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग पीपल हैं जिन्हें फ्लेमिश बोलते हैं, 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं जिन्हें वाउलून्स बोलते हैं, एंड 1% आर जर्मन स्पीकिंग। एंड इन ब्रसेल्स विच इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, 80% फ्रेंच एंड 20% डच स्पीकिंग पीपल एंड डच पीपल आर फाउंड। Okay, not Dutch speaking, but the Dutch and French people are found respectively in these percentages. So now you can see कि बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी है। अब अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर भी हमें मेन डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है बिटवीन द सिन्हालास कम्युनिटी एंड द तमिल्स। सिन्हालास आर 74%, तमिल्स आर 18%। लेकिन श्रीलंका में डेकेड से एक सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, एंड ऑन द अदर साइड बेल्जियम अभी काफ़ी एक पीसफुल स्टेट पर पहुंच चुका है। तो हम इन दोनों के मॉडल्स के डिफरेंसेस को समझेंगे। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से काफ़ी बड़ा इशू हो चुका है। 1956 में एक सिन्हाला एक्ट आया था जिसमें कि गवर्नमेंट ने सिन्हालों को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, एंड इट दिस एलियनेटेड, यानी कि जो तमिल स्पीकर्स थे उनको काफ़ी इन्फीरियर फील हुआ, एंड ऑल्सो दे वर डिनाइड in government jobs. Okay, and preferential policies means Sinhala applicants were favored for university positions and government jobs, which created a discrimination against Tamils in an obvious manner. Now next is civil war। 1983 में सिविल वॉर छुड़ा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्पैक्ट्स हमें आज भी देखने के लिए मिलते हैं। तमिल ने बोला कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बट इट वाज रिजेक्टेड एंड इट लेड टू द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, एंड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट थाउजेंड्स एंड लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज वर डिस्ट्रॉयड। ओके, सो just because the refusal of share of power took place, it absolutely destroyed the peace and stability of that region. Hence power sharing is very important. पावर शेयरिंग दो टाइप्स की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में एक पावर शेयरिंग होती है जो सेम लेवल पे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं, ठीक है। इट चेक्स एंड बैलेंसेस एंड इट प्रिवेंट्स एनी सिंगल इंस्टीट्यूशन टू बिकम मोर लाइक वेरी वेरी पावरफुल, लाइक अथॉरिटेरियन इन नेचर। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स क्या हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या हो रहा है? पार्लियामेंट लॉज बनाती है, लाइक डिबेट्स होती हैं पॉलिसीज़ के ऊपर, फाइनेंशियल्स कंट्रोल किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मेन रोल क्या है? उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, गवर्नमेंट को चलाना, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशरी। ये क्या करता है? ये लॉ को इंटरप्रीट करता है और ये देखता है कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसमें क्या आता है? आपको पता होगा, जुडिशरी आता है, जजेस आते हैं जो हमारे राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है? 3 लेवल्स होते हैं। अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल में ऑर्गन्स हैं, वर्टिकल में क्या होते हैं? 3 लेवल होते हैं, फ्रॉम नेशनल टू लोकल। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है? वो डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज़ देखती है, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करती है। स्टेट गवर्नमेंट रीजनल मैटर्स, पुलिस एंड एग्रीकल्चर को देखती है। एंड लोकल गवर्नेंस क्या करती है?
कि जैसे पंचायती राज सिस्टम्स है उनको देखती है, लोकल इश्यूज, वाटर, रोड, सैनिटेशन एक्सेट्रा, दीज ऑल कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट. सो द बेनिफिट्स ऑफ फेडरल सिस्टम आर दैट इट accommodates the regional diversity. It means it ensures the representation of the minority communities as well. एंड लोकल डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी एक बर्डन कम होता है क्योंकि पावर शेयर हो जाती है बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स ग्रास रूट डेमोक्रेसी, क्योंकि जो पंचायत राज सिस्टम है दीज आर द फाउंडेशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी. ओके, अब हम समझते हैं कि बेल्जियम का मॉडल क्या है. अभी हमने देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में डाइवर्सिटी, लेकिन बेल्जियम पीसफुल है और श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है. तो ऐसा कैसे हो गया? सो बेल्जियम का आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट मॉडल विच इज़ द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री. बेल्जियम ने क्या किया, एक यूनिक कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम बनाया टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज. दिस इज द फोर्थ लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ओके, इसमें इंश्योर किया गया इक्वल रिप्रेजेंटेशन. उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर्स को रखेंगे. रीजनल गवर्नमेंट्स यानी कि 3 रीजन्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनाई जाएंगी, फ्लॉन्डर्स, वेलोनिया एंड ब्रुसेल्स. इन तीनों में अलग अलग गवर्नमेंट बनेंगी जो कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर सके. एंड द कम्युनिटीज गवर्नमेंट ऑफ डच, फ्रेंच एंड जर्मन. ये जो डच, फ्रेंच एंड जर्मन पीपल हैं, हमें नहीं पता कि वो कितनी कम है कितने ज़्यादा हैं. इन तीनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाएगा. Okay, so Brussels has a separate government where both French and Dutch speakers share power equally despite the French speaking majority. मतलब बेल्जियम में भले ही फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी है बट अ सेपरेट गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड टू प्रोवाइड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच पीपल बोथ. श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ. श्रीलंका में सिन्हालास को एक मेजॉरिटेरियनिज्म के तौर पर रखा गया जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट विच इज़ वेरी वेरी एंड हाईली क्रूशियल for maintaining peace and stability of any country with diversity including India. Coalition government में क्या होता है? When no single party wins a clear majority, then multiple parties come together to form a coalition government. This is known as the coalition government, and the concept of coalition government is relevant and prevalent in democracies worldwide including India. Okay, इसमें क्या हुआ, पहले इलेक्शंस हुए, उनका रिजल्ट आया. अब हमने देखा कि किसी भी पार्टी ने क्लियर मेजोरिटी गेन नहीं की है. सो इन सच केस several parties come together and then they form a single government which is known as coalition government. For example, NDA and India bloc in India. Then negotiations take place and the coalition is formed and the decisions are made through consensus. Consensus का मतलब होता है through debates, discussions and deliberations. Okay, so all the discussions are taken according to the consensus of the parties involved in a coalition government. Next important is civil society. मुझे लगता है कि किसी भी डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए और उसको मजबूत होने के लिए सिविल सोसाइटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज द सिस्टम कैन एक्चुअली कोलैप्स. सिविल सोसाइटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो गैप है उसको कम करना या ख़त्म करना और रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना. प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं. सबसे पहले प्रेशर ग्रुप्स के आपके नाम से ही पता चल रहा होगा. प्रेशर ग्रुप्स आर दोज विच एडवोकेट फॉर द स्पेसिफिक इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज और बिजनेस एसोसिएशंस एक्सेट्रा. ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं कि इन अर्जेंट टॉपिक्स पर खास ध्यान दिया जाए. Next is social movement. Social movement are broader campaigns for social change. They can be peaceful in nature and like anti-corruption campaigns, etc., educational reforms. Now next is civil society, जिन्हें हम NGOs के नाम से समझते हैं. सिविल सोसाइटीज़ का मेन मकसद क्या होता है कि वो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच के गैप को कम करते हैं और वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी. So these are the important takeaways from this chapter. Horizontal division, vertical division. Horizontal means legislature in which the power is shared between legislature, executive and judiciary at the same level with checks and balances. Vertical division between the different levels of the government, that is union, state and local. Community government जैसे कि हमने देखा to ensure the equal representation of linguistic and cultural minorities as seen in the Belgian model. And next is coalition in civil societies like NGOs and pressure groups which bridge the gap between the citizens and the government. So these are the important takeaway from this chapter. I hope you liked the video and